भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सूक्ष्म रूप में उपस्थित हमारी गुरु सत्ता जगन माता की चेतना को और हमारे समस्त अग्रणियों को प्रणाम करते हैं। बहनों भाइयों, निश्चित रूप से आचार्यों के साथ प्रशिक्षकों का बड़ा अपना गहरा नाता होता है और प्रशिक्षक जो होता है वास्तव में एक योग्य कुशल सांचे की भांति होता है जिससे एक योग्य आचार्य ढाला जाता है और उसके द्वारा आचार्यों के द्वारा फिर अनेक बच्चों के भविष्य को भाग्य को संवारा जाता है। दो मत की बात थी इसमें। और एक प्रशिक्षक की जो गुणवत्ता होती है या उसकी गुणवत्ता का जो स्तर होता है उसी के आधार पर ही आचार्य की जो उसको प्रशिक्षित करते हैं उन आचार्यों की और बाल संस्कार शाला की गुणवत्ता काफी हद तक टिकी हुई होती है। यदि प्रशिक्षक मान लीजिए केवल मनोरंजनात्मक या मनोरंजन प्रधान या काम चलाऊ प्रशिक्षण दे करके संपन्न करके यदि संतुष्ट हो जाता है तो फिर उसके द्वारा संचालित बाल संस्कार शाला की कोई परिणाम मूलक उपलब्धि कहना चाहे वो नहीं हो पाती है। परंतु एक मेहनती प्रशिक्षक जो होता है वो अपने ही समान अन्य और भी प्रशिक्षक साथियों को भी तैयार कर लेता है, आचार्यों को भी उसी स्तर पर प्रशिक्षण दे करके फिर अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका संपादित कर सकता है। वास्तव में देखा जाए तो संस्कार शाला के बच्चे या संस्कार शाला का स्तर और आचार्यों का स्तर, ये इनके स्तर जो हैं वो प्रशिक्षकों के स्तर का वास्तविक एक मापदंड होता है। हम माप सकते हैं कि इनको प्रशिक्षण देने वाले का स्तर कैसा है काफी हद तक। तो आइए, आज तक ये इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं हुआ था। मेरे ख्याल से ये प्रथम प्रशिक्षकों का केवल प्रशिक्षण या उनका उन्मुखीकरण कार्यक्रम है इस ऑनलाइन के माध्यम से। तो प्रशिक्षकों का जब हम उन्मुखीकरण करने की बात करते हैं तो यहाँ भी वही बात आती है कल की भांति कि प्रशिक्षण के दरमियान क्या तैयारियां होती है, उसमें क्या कमियां रह जाती हैं, उसमें हमारी क्या गलतियां या कमियां रहती है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। और जिस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण को आयोजित किया गया है और आपको एक विषय विशेषज्ञ के रूप में, जानकार के रूप में जो आमंत्रित किया गया है बड़े काम के लिए, तो उसमें कैसे दक्षता पूर्वक अपने काम को संपादित कर सकते हैं। तो उसके लिए ये एक तरह से 3 बिंदुओं पर इसको केंद्रित कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि प्रशिक्षक की वर्तमान स्थिति या और उसके साथ अपेक्षित स्थिति, क्या रिक्वायरमेंट है एक प्रशिक्षक से, कार्यकर्ताओं की या इस अभियान की, ये अभियान क्या मांगता है प्रशिक्षकों से, तो उनसे क्या अपेक्षित दक्षता होनी चाहिए और वर्तमान स्थिति उसकी क्या है। दूसरे स्तर पर, दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, यही बात आनी चाहिए कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रक्रिया को के तहत प्रशिक्षण का क्रम संचालन किया जाता है, हमारे प्रशिक्षक लोग कैसे कर पाते हैं। इसमें भी 2 बातें आएंगी, एक उसकी पूर्व तैयारी होगी और मुख्य प्रशिक्षण का क्रम होगा, इसका समय कितना रहता है वगैरह वगैरह, और उसके साथ मुख्य प्रशिक्षण। और ये प्रशिक्षण का क्रम समाप्त जब होगा, 2 कालखंड 4 कालखंड जो होते हैं 2 घंटे होते हैं, उसके पश्चात तीसरे चरण में प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षक की कोई जिम्मेदारी होती है क्या, उनकी क्या भूमिका होती है, हो सकती है। इस पर हम लोग कुछ विस्तार से चिंतन मनन मंथन करने का प्रयास करेंगे। उद्देश्य यही है कि
अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आप लोगों को प्रणाम है। निश्चित रूप से अभी तक जिस शिखर पर इस विधा को पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ में हुआ है, आप लोगों के द्वारा हुआ है, वो हम कह सकते हैं विश्वास पूर्वक कि देश में कहीं और नहीं हुआ है, तो इसका श्रेय तो आपको जाता है। लेकिन उसके पश्चात यदि इसमें कोई शिथिलता आती है और जो भी होता है, तो जैसे कहते हैं ना कि जिनको सम्मान मिलता है उनका फिर वो सम्मान में कमी भी हो जाती है, फिर उसमें उसके लिए भी वही जिम्मेदार होता है। तो शिखर पर पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी आपको मिली है और आपने वो सेहरा आपके सिर पे बंधा है, तो निश्चित रूप से फिर जो कमी होगी उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार होंगे, ये मान करके चला जाए। और उसी क्रम में आइए, तो बातों की शुरुआत में सबसे पहली बात आती, देखिए एक उत्तम प्रशिक्षण कैसा होगा। प्रशिक्षक या प्रशिक्षकों की टीम जो प्रशिक्षण देने जाती है, तो वो जो प्रशिक्षण संपादित करते हैं, तो प्रशिक्षण का स्तर उत्तम कैसे होगा, उच्च स्तरीय कैसे होगा, ऐसे बहुत सारी बातें आती। सबसे पहली बात कि भाई हमें आपको प्रशिक्षक के रूप में अपनी निष्ठापूर्ण समर्पण और वर्तमान स्थिति तक अभियान को जो हम लाए हैं उसको आगे हम ले जाने के लिए कितने कृत संकल्प हैं। जो हुआ उसके लिए तो साधुवाद। आगे के लिए कृत संकल्प है कि नहीं कि हमारा ध्यान भटक करके कहीं और चला गया, हम उसमें केंद्रित हैं कि नहीं है, हमने एक काम को छोड़ करके दूसरा पकड़ लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है, ये देखना है। अब जुड़ रही है फिर से। नेटवर्क समस्या है, दीदी जुड़ रही है। बोलो। जी। तो समीक्षा हम जब करेंगे, समीक्षा के दरमियान यदि आपको लगता है कि ये कमियां हैं और इसे हमें दूर करना चाहिए, तो उसके लिए तत्पर हैं, तो समझिए कि हमारा उन्मुखीकरण हो गया और ये हमारी कार्यशाला सार्थक हो गई। अब पहली बात, प्रशिक्षक कौन हो सकता है। भाई जो आचार्यों को, जो शिक्षण देने का काम कर रहे हैं उनको, और आयोजकों को भी विषय की मांग के अनुरूप उन्हें तैयार कर सकें, उन्हें समझाने, उन्हें सहमत करने, विषय से संबंधी जो शिक्षण है उसके योग्य विषय संबंधी ज्ञान रखने वाला हो, उनको समझाने वाला हो, उनको सहमत कर सकने वाला हो। एक बात, क्योंकि आप विषय विशेषज्ञ हैं। दूसरी बात, अब आचार्यों को प्रशिक्षण देने जाना है, तो भाई आचार्यों से तो अधिक ज्ञान रखने वाला होगा प्रशिक्षक। बाल संस्कारशाला के पूरे पाठ्यक्रम से संबंधी, जो कि 2 वर्ष का लगभग लगभग पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम को पूरी तरह से संबंधित शिक्षण कर सकने के योग्य होता हो। आचार्यों के प्रत्येक प्रश्नों का यदि प्रश्न किए जाते हैं या उनके द्वारा जो समस्याएं कही जाती हैं, तो उन समस्या हल करने वाला हो, उनका सही सटीक प्रत्युत्तर दे सकता हो। तो प्रशिक्षक वही हो सकता है जिसे और पढ़ाने का अभ्यास भी हो, पहले वो पढ़ा चुका हो, ये कक्षा से संबंधित, विषयों से संबंधित जो बारीकियां हैं, उन बारीकियों को, उनसे संबंधित समस्याओं को जानता हो, मतलब जमीनी स्तर पर उससे जुड़ा हुआ हो। इसी आधार पर समस्याओं को का समाधान भी सुझा सकेगा, ये जरूरी है। फिर जो बाल संस्कारशाला की मार्गदर्शिका है हमारी, छत्तीसगढ़ से प्रकाशित मार्गदर्शिका विशेष रूप से जिसके आधार पर प्रशिक्षण संपन्न किया जाता है, ये जो है आप सब इसको जानते हैं। तो ये जो प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शिका है उसका भली भांति आप ज्ञान रखने वाले हैं। बाल संस्कारशाला के पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षण चूंकि इसी आधार पर होता है, तो इसका ज्ञान होना जरूरी है। तभी आप कक्षा की बारीकियों को भी उनको सुझा सकेंगे, बता सकेंगे। तो मार्गदर्शिका का भली भांति ज्ञान हो, मार्गदर्शिका का
अध्ययन क्या हो, उसकी अंतर्वस्तु के बारे में भली भांति ज्ञान रखने वाला हो। अंतर्वस्तु मतलब उसके भीतर क्या क्या है, एक हमारी मार्गदर्शिका में किन किन विषय वस्तुओं को लिया गया है। उसमें याज प्रयाज पहले, याज प्रयाज पहले, याज उसके पश्चात जो बाल संस्कारशाला का अन्याज होता है उस क्रम में, तो ये क्या सामग्री उसमें इस सब का पूरा पूरा ज्ञान वो रखे तो सारी समस्याओं का समाधान वो सुझा सकता है। तो ये निवेदन है आप सबसे कि आप अपना स्वयं का इस संबंध में जो ज्ञान है उसके संबंध में आप विचार करें कि हमारी स्थिति कहाँ है। अभी स्थिति की बात कर रहे हैं, वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि जैसे मार्गदर्शिका के किस पेज में किस तरह की काम की बातें उसमें है, कौन सा फॉर्म है, क्या मार्गदर्शन है, उन्हें प्रशिक्षण के दरमियान पेज सहित उल्लेख करना होता है। पेज सहित आप उल्लेख करते हैं यदि मार्गदर्शिका का, तो प्रशिक्षण बहुत प्रभावकारी होता है। उन्हें किताब का एक तरह से परिचय भी मिलता है। जैसे पंजीयन फॉर्म आप बताएंगे कि तैयारी के क्रम जब आएगी तो आप बताएंगे कि पंजीयन फॉर्म के आधार पर आपको पंजीयन करना है और घर घर में जाकर के आपको संपर्क करना है। तो पंजीयन फॉर्म कहाँ है, तो आप बोल सकते हैं पंजीयन फॉर्म जो है 32 नंबर पेज में। आचार्य डायरी का नमूना जिसको देख करके आपको अपनी डेली टीचिंग डायरी बनानी होगी, साप्ताहिक डायरी बनानी होगी, तो वो कहाँ है, तो वो 14 नंबर पेज में है। बच्चों को वंदना है, स्तुति के मंत्र जो बताने हैं, तो उनके पास किताब रहेगी तब भी, नहीं रहेगी तब भी आप बोलते हैं कि उसे पेज नंबर 15 और 16 इसमें यहाँ से यहाँ तक ये मंत्र है, आप उनमें से देख सकते हैं। इसी तरह से स्वस्थ रहने की कला, जीवन जीने की कला, ये कहाँ है, क्या अंतर है इसमें। और स्वस्थ रहने की कला, जीवन जीने की कला को जो हम लोग प्रयोग के आधार पर प्रायोगिक शिक्षण देते हैं, थोड़ा जैसे नाटक जैसे नाटकीय तरीके से, तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसकी क्या जरूरत होती है। यदि हम इसका प्रयोग ना करें प्रायोगिक शिक्षण का, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, ये आपको बताना होगा वहां पर। फिर हमारे शिक्षण की शैली क्या है, हम लोग किस शिक्षण की शैली के आधार मतलब प्रायोगिक शिक्षण शैली पर दे रहे हैं, ये इसलिए बताना आवश्यक है क्योंकि आप आचार्यों को बताएंगे, आचार्यों से बात करेंगे। जब आचार्य समझेगा कि मेरी प्रशिक्षण की विधा में क्या महत्वपूर्ण चीज है, मुझे क्या बातें स्वयं समझने के लिए ध्यान देना है और कौन सी बात को बच्चों के लिए ध्यान देना है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से समझ करके वो उनको रेखांकित कर पाएगा, अपने आप को अपनी मानसिकता बना पाएगा, उसको आत्मविश्वास उसका जागेगा, उसे चीजें ज्यादा क्लियर हो सकेंगी। तो ये सब कुछ आचार्य को भली भांति समझाना होता है, चूंकि इसलिए आज प्रशिक्षक का इसमें दक्ष होना जरूरी है। दूसरी बात, स्वयं प्रशिक्षकों के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षक हो सकते हैं जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा। तो आप देखिएगा कि स्वयं प्रशिक्षकों के लिए भी इस मार्गदर्शिका में पेज नंबर 45 और 46 में प्रशिक्षण से संबंधित मार्गदर्शन आपके लिए लिखा गया है, विशेष रूप से प्रशिक्षकों के लिए, ताकि प्रशिक्षण देने के लिए जब आप जाएं तो किन किन सूत्रों को, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखें और आप अपनी कैसी तैयारी करें, और वहां प्रशिक्षण देते समय आप किन बातों का ध्यान रखें, ये आप कर पाएंगे तो तरीके से आप संपन्न कर पाएंगे। तो आप लोगों ने क्या उसका अवलोकन किया है, अध्ययन किया है, ये अपने आप को जांच करके देखिए। तो जो प्रशिक्षक होते हैं वो ये उपरोक्त सभी समझ, सही प्रकार की ज्ञान रखते हैं, उन्हें रखना चाहिए, तब वो एक योग्य प्रशिक्षक है, वही योग्य प्रशिक्षक होता है। अन्यथा टाइम पास करने के लिए और खाना पूर्ति करने के लिए, अपन काम निकालने के लिए कुछ कर लेते हैं, वो बात अलग है। क्योंकि आप विषय के जानकार हैं और आप जानकारियों का शोध किताब और मार्गदर्शिका है, उसी में से भावी आचार्यों या वर्तमान के आचार्यों को भली भांति इस तरह से परिचय कराना पड़ता है किताब का, मतलब मार्गदर्शिका का, जिससे भविष्य में इसी मार्गदर्शिका के आधार पर स्वयं को और बेहतर प्रशिक्षण दे सकते हैं, मतलब अभ्यास कर सकते हैं। और जो अभ्यास करता है वो औरों को भी सिखा पढ़ा सकता है। ये उनको बताना है कि आप मार्गदर्शिका का भली भांति अध्ययन करिए, इसमें ये है, और इसके आधार पर आपको भविष्य में काम करना आसान होगा। क्योंकि जैसे प्रशिक्षक होते हैं वैसे आचार्य ढाले जाते हैं, वैसी पैदा होते हैं, और बाल संस्कारशाला की गुणवत्ता उसी पर पूरी तरह से निर्भर करती है। तो ये रही बात, वर्तमान स्थिति क्या है उसको आपने जांच लिया होगा, और इस तरह से अपनी वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए
और एक प्रशिक्षक के स्तर के योग्य बनने के लिए इन बातों का ध्यान रखना होगा। एक हम आते हैं उसके पश्चात कि किस तरीके से प्रशिक्षण को शुरुआत करना पड़ेगा। तो उसकी तैयारी जो है, उसकी तैयारी में पहली तैयारी तो ये है, पहली तैयारी तो उसकी यही है कि क्या करें, प्रशिक्षण हेतु टीम निर्धारित होना चाहिए भाई। कोई भी उठ करके चला गया, अच्छा वहाँ जाना है, उठ के चले गए, कोई तैयारी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो उसके आधार पर भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले से टीम का निर्धारण करिए, उसमें एक मुखिया होगा, मुख्य भूमिका निभाने वाला। प्रमुख भूमिका निभाने वाले का मतलब क्या है यहाँ? प्रमुख भूमिका निभाने वाला जो है, वह प्रशिक्षण के कुल उपलब्ध समय को ध्यान में रखते हुए अपने सहयोगी के साथ वो कार्यों का मतलब प्रशिक्षण के बिंदुओं का, प्रशिक्षण के कार्य योजना का, उनकी उनकी ड्यूटी का मुख्य रूप से वो विभाजन करेगा कि किसी आवश्यकता महत्व पर प्रकाश डालना है, किसे क्या करना है, किसे क्या उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। क्या भैया आप आए हैं प्रशिक्षण के लिए, दीदी आप आए, आप ये करिए और हम ये करेंगे और ये दीदी ये करेंगे, भैया ये करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जानकार को बुलाया है, आप जानकार के अनुसार चलिए। आप अपने आप को पहले तैयार कर लीजिए कि आपको बाहर के प्रशिक्षक चाहिए कि नहीं। ये आयोजकों के लिए बात हो गई। और स्वयं प्रशिक्षक जो है वो अपने साथी सहयोगियों को लेकर के सोचे कि कौन किस योग्य है। तो एक टीम निर्धारित हो पहले से, दो लोग जाएंगे, 3 लोग जाएंगे। साथ ही समय कितने समय का है, कई जगह ऐसा होता है बड़े धर्म संकट में पड़ जाते हैं, 2 घंटे का समय, 1.5 घंटे का समय, ऐसा समय मिलता है। कहीं पर 4 घंटा, कहीं 3 घंटा, कहीं 5 घंटे का भी समय मिल सकता है। तो आपके पास कुल कितना समय है, इसको पहले देखना होगा। और इसमें स्मार्टनेस, दक्षता इसी में है कि हमारे पास जो भी कुल समय है, न्यूनतम है चाहे अधिकतम है, उसके अनुसार हम अपने प्रशिक्षण को कितना बेहतर बना सकते हैं समय के अनुसार। तो ये सबसे पहले इसकी आवश्यकता है। अब इसके साथ-साथ कार्य विभाजन हो गया कि कौन प्रथम कालखंड, द्वितीय कालखंड लेगा, कौन पहले आवश्यकता महत्व को देखेगा, अंत में क्या उपसंहार करना है, प्रेरणाएँ देनी है, ये सारी चीज़ें पहले निश्चित हो जाना चाहिए। आप 45 और 46 नंबर पेज में जब अभी मैंने ज़िक्र किया जो, उसको देखेंगे तो आप इसको भली-भाँति समझ पाएँगे और अच्छे से। अब इसके पश्चात जो नेतृत्व करता हमारा प्रशिक्षक है, वो सभी बारीकियों का जानकार होना चाहिए और वो आदि से अंत तक सारी विधाओं को, प्रशिक्षण को प्रस्तुत करने के योग्य होना चाहिए। किसी से कुछ छूट गया, किसी ने कोई गलती कर दी, तो उसकी भरपाई उसी को करनी पड़ेगी। अपने सहयोगी साथी प्रशिक्षकों की प्रस्तुति को भी देख करके उसके अनुरूप उसकी भरपाई करेंगे और उनकी प्रस्तुति किसको क्या प्रस्तुति देनी है, किस अंश को उनको बाँटना है, ये डिसीज़न, ये निर्णय जो आपका मुखिया है, जो टीम का, वो करेगा। अब यहाँ पर एक बात कहने की, कई बार क्या होता है प्रशिक्षण देने के लिए, चूँकि अब बाल संस्कारशाला में युवा लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो लोग ज़्यादा दक्ष हैं। पुराने की तुलना में ये लोग ज़्यादा दक्ष दिखाई देते हैं जिन्होंने इस पर काम किया हुआ है। तो यहाँ पर आयु सीमा नहीं, आयु सीमा का महत्व नहीं है, यहाँ योग्यता का महत्व है, अनुभव का महत्व होगा। उनकी वरिष्ठता होगी इस मामले में, उसे स्वीकार करना होगा, यदि हमें अपने प्रशिक्षण को बेहतर बनाना है तो। यहाँ तुष्टिकरण की नीति जो है वो ज़्यादा काम नहीं आएगी, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। और प्रशिक्षण की जो टीम बनेगी, उसको इसी आधार पर बनाया जाना है, दक्ष कुशल लोगों को बुलाएँ, तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं है दक्ष कुशल बनाएँ, कैसे बनेंगे? वो अपने दक्ष कुशल बनने की प्रामाणिकता को अब सिद्ध करें। अब तो बात बहुत गंभीर हो रही है, क्योंकि हम लोग उतने कुशल और दक्ष नहीं हैं, स्पष्ट हो गया है, क्योंकि ब बाल संस्कारशालाएँ बंद भी होती हैं, 2 चरण में भी नहीं होता है। तो हम अपनी नज़र में ही अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करें, बारंबार अभ्यास करके। और टीम बनाने में भी चूक हो सकती है, जैसे ये टीम बनाते समय याद रखना है, जैसे विषय का जानकार नहीं है, प्रयोग पहले से उसने किया ही नहीं है, अभ्यास किया ही नहीं है, और ये अक्सर होता है। प्रैक्टिकली जब हम कहीं प्रशिक्षण देने जाते हैं और हमारे साथ जो साथी रहते हैं, उनके साथ ये बात रहती है। उन्होंने प्रायोगिक शिक्षण जो जीवन जीने की कला या जो स्वस्थ रहने की कला है, उसका उन्होंने कोई अभ्यास ही नहीं किया है। कोई अभ्यास नहीं किया है, या कालखंड को कैसे लेना है, कैसे जप ध्यान कराने के लिए ब्रेक दे करके, गैप दे करके शब्दों का उच्चारण करना है,
या कालखंड एक में आपका मंत्रोच्चारण शुद्ध नहीं है, पहले से जो याद बनी हुई है, आदत बनी हुई है। कई लोग कहते हैं कि हम इतने दिनों से मंत्रोच्चारण करते हैं, हम तो यज्ञ कराने जाते हैं। भाई साहब, बहुत अच्छी बात है, बहुत आपको प्रणाम है। लेकिन जब बच्चों को सिखाते हैं तो हमारा मंत्रोच्चारण शुद्ध होना चाहिए। तो जो ये कालखंड कंप्लीट करने वाला है, उसको अपने आप को जांच लेना चाहिए। उसके प्रशिक्षक का जो मुखिया है, उसको जांच लेना चाहिए कि वास्तव में इनके मंत्रोच्चारण शुद्ध है कि नहीं है। बहुत यहाँ पर फूंक करके कदम रखने की जरूरत है। बिना सोचे समझे आपने अपना कोई साथी सहयोगी बना लिया, तो फिर वो मुश्किल कर देगी बात। यदि उनको संतुष्ट करने वाली नीति काम कर रही है भाई, तो फिर ठीक है, उनको कहीं और जगह दे दीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए, कुछ और कर लीजिए, बात बन जाएगी। किसी तरीके से उसको बात को बना लीजिए। तो उच्चारण में अशुद्धता भी स्वीकार्य नहीं है। आचार्यों को यदि पहली बार अशुद्ध सिखाएंगे या जो टालने वाले टाइप का यदि काम होगा, तो फिर बाद में आचार्यों का स्तर उसी तरीके का बनेगा। इसलिए जांच परख करके ही ये किया जाए। जो सहयोगी साथी आप अपने नियुक्त निश्चित करते हैं, उसमें ध्यान रखा जाए। उसी प्रकार से जो प्रशिक्षक हैं, आपस में वो जाने पहचाने हों, पहले से बातचीत कर लिए हों, ट्यूनिंग भी उनकी ठीक ठाक रहनी चाहिए, तब बात बनती है। हैं कहाँ के, गए कहाँ, और वहाँ आधा अधूरा काम और बाकी सब उनके ऊपर छोड़ दिया, ये भी ठीक नहीं है। कई बार ये होता है कि किसी को किसी ने खेल नहीं कराया, योग तो कराया ही नहीं, तो योग को प्रस्तुत भी नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते। तो इसी स्थिति में प्रशिक्षण के नाम पर अधिकतर ऐसा हो जाता है, चिन्ह पूजा जैसी स्थिति हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि टाइम का, समय का अभाव रहता है। प्रशिक्षकों को तो हड़बड़ी रहती है, आयोजकों को बहुत हड़बड़ी रहती है। आयोजकों को हड़बड़ी रहती है, वो मांग करते हैं कि इतने समय में प्रशिक्षण हो जाना चाहिए, इतने समय में बंद कर दें तो अच्छा है। कई बार तो ये भी होता है कि वो किसी अतिथि को बुला लेते हैं, कोई और दूसरा कार्यक्रम उसके साथ में जोड़ देते हैं, तो प्रशिक्षकों को बड़ा धर्म संकट रहता है। तो आप अपनी बात को स्पष्ट कीजिए वहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस पर ध्यान दिया जाए। अब हम प्रशिक्षण के समय होने वाली जो कमियाँ हैं, उस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आवश्यक बिंदुओं का जिक्र करते चल रहे हैं। तो बहनों-भाइयों, जिसकी अनिवार्य आवश्यकता है, समझ लीजिए। तो प्रशिक्षण आरंभ करने से पहले आपने समय का निर्धारण कर लिया? कर लिया, ठीक, है ना? अधिक से अधिक समय कितना होता है? 5-6 घंटे का एक दिन का होता है। कम से कम कई लोग 2-3 घंटे में उतार देते हैं। लेकिन आप प्रशिक्षण के पहले ही माँग कीजिए आयोजकों से कि भैया प्रशिक्षण के लिए थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए रहता है, तब बात बनती है, नहीं तो पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होता। और ये भ्रम रह जाता कि प्रशिक्षण तो हो गया, ये डर बना रहता है, वो हो नहीं पाता। तो प्रशिक्षण जब भी करें, कम से कम आप 4 घंटे दें, 5 घंटे दें, तब तो बात बनेगी। उनके खाने-पीने की व्यवस्था भी कर दें। ये उनसे आग्रह करना है, प्रशिक्षकों को आग्रह करना है, जिन्हें बुलाया जाएगा, आयोजकों से उनसे अ, अनुमति, सहमति, आग्रह, निवेदन, जो भी कह लीजिए, ये करना है। अपने साथियों के साथ कार्य विभाजन करना, ये हो गया, उनकी दक्षता को देखते हुए। चलिए, अब उसके बाद में बात आती है, अब त्रुटियाँ आती हैं यहाँ पर देखिए। प्रयोग में होने वाली त्रुटियाँ, जैसे मैंने अभी ये बताया आपको मंत्रोच्चारण के संबंध में, उनकी शुद्धता के संबंध में। उसी उसी प्रकार से क्या है, ये कालखंड एक में केवल प्रायोगिक करते हैं। अब प्रायोगिक करने के पश्चात वास्तव में इससे संबंधित जो जुड़ी हुई बातें हैं, जो आचार्यों के लिए महत्वपूर्ण होती है, वो छूट जाता है। अच्छा, जो क्रम अपनाते भी उसमें अधिकतर लोग केवल कहानी और खेल ये या मंत्रोच्चारण शुरू का उसको करके अधिकतम समय उसमें ले लेते हैं। आराम से कहानी सुनाना, आराम से सद्वाक्य मनन चिंतन कराना, ये करते-करते अब समय ज़्यादा हो जाता है। मैं व्यावहारिक बात बता रही हूँ। उसके बाद फिर हड़बड़ी मचती है। अब हड़बड़ी में कुछ काम करने में तो दक्ष नहीं है। कहाँ से क्या काँटा मारा जाए, किसको शॉर्ट किया जाए, किसको समय देना अधिक है, तो अधिकतर तो यहाँ पर तो दिमाग काम करता नहीं। अब बीच में प्रशिक्षण को जैसे-तैसे करके समाप्त करना पड़ता है। तो अधिक से अधिक समय जो है, वो जिसमें देना चाहिए, वो सोच नहीं पाते और बीच में प्रशिक्षण को कम समय दे करके समाप्त करते हैं। जिसमें ज़्यादा समय देना था, उसके लिए समय कम हो गया। इस विषय में देखा गया है कि बाल संस्कारशाला का सफल संचालन कैसे किया जाए। खुल तो जाएगी संस्कारशाला, लेकिन उसको अंत तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत रहती है। कुछ तो बताना पड़ता है, लेकिन वो सारी चीजें भी हम नहीं बता पाते। खेल करा ही नहीं पाते, योग करा ही नहीं पाते, जो कि अनिवार्य अंग है संस्कारशाला का। तो यदि उपरोक्त निर्धारण सही सही हुआ, तो प्रशिक्षण में समग्रता रहेगी, ये हम समझ लें।
और आचार्यों की भलीभांति तैयारी हो पाएगी जिनको हम प्रशिक्षण देने के लिए गए हैं। इस संबंध में विशेष बात है कि बाल संस्कारशाला खुलवाने में आप ही की प्रेरणा है, तो इसलिए आपको अंत तक उसमें लगे रहना होगा। बंद हो जाएगा तो आयोजकों की जिम्मेदारी तो होती है, कहीं ना कहीं प्रशिक्षक भी उस लपेटे में आ जाएंगे, क्योंकि प्रशिक्षकों का संबंध आयोजकों से भी होता है, होना चाहिए। जिन्होंने आपको आमंत्रित किया था उनके टच में बने रहिए और उनसे पूछ परख करते रहिए कि भैया आपको हमने जो आचार्य जो बाल संस्कारशाला का जो संकल्प पत्र था वो हमने आपको सौंपा था, उसमें अनुमानित तिथि का सीधा उल्लेख था, तो कितनी जगह उन तिथियों में खुल पाया, नहीं खुल पाया, आपने कभी उनसे कांटेक्ट किया, नहीं किया। और ये मान करके चलिए कि आयोजक लोग चूंकि विषय के विशेषज्ञ नहीं होते हैं, विषय के विशेषज्ञ आप लोग हैं। उन्होंने उत्साह में, उमंग में, गुरुजी के प्रति निष्ठा है, इसलिए उन्होंने उस विधा में प्रशिक्षण आयोजन किया। लेकिन आयोजन के साथ में क्या बहुत सारी और बातें जुड़ी है, उनके और बहुत सारे दायित्व होते हैं, तो उनका ध्यान उधर चला जाता है। अब बाल संस्कारशाला का तो प्रशिक्षण हो गया, आप चलते हैं दूसरी ओर, इस तरह से उनकी मति हो जाती है बहुत सारे आयोजकों की, तो वो छूट जाता है। ये उनको रिमाइंड कराना, ये आपका काम है। अन्यथा सीधे-सीधे आप आचार्यों से भी उनके परिपक्व होते तक संबंध रखें, उनसे संबंध रखा जाए, ये आवश्यक है। यदि समय की अत्यधिक कमी है प्रशिक्षण की, तो उसके अनुरूप 2 घंटे में भी समय का सही नियोजन कर सकते हैं आप। ये तब होगा जब आद्योपरांत सही जानकारी आपकी होगी, तब आपको समझ में आएगी बात कि कहाँ से किसको संक्षिप्त करना है, किसको विस्तार देना है, क्या आवश्यक है। कुल मिलाकर के ये कि 2 घंटे की भी यदि प्रशिक्षण का क्रम चलता है, तो ये है कि संस्कारशाला को खोल लेने और कम से कम 4 क्लास पढ़ा लेने योग्य आचार्यों को तैयारी करवा सकते हैं। और मार्गदर्शिका से फ्लेक्स लगाकर कार्य आसान हो जाता है। ये अपने प्रशिक्षण में लगाइए आप। कई बार कई लोग प्रशिक्षण देने जाते हैं, फ्लेक्स का आता पता नहीं रहता है। फ्लेक्स एक नज़र में, एक झलक में पूरे 2 घंटे की क्लास की झांकी वहाँ दिख जाती है। कितने मिनट में क्या, कितने मिनट में क्या, 25 मिनट में प्रथम, द्वितीय, तृतीय कालखंड 25, 25, 25, अंतिम कालखंड में 45 मिनट, और किस कालखंड में कितने बिंदु हैं, किसको कितना अनिवार्य रूप से उसमें प्रदर्शित किया जाना है, आप एक झलक में उनको दिखाकर 2 मिनट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बहुत फ़ायदा रहता है उससे। तो ये फ्लेक्स ज़रूर होना चाहिए। ये पूरी तैयारी ही चल रही है अभी। है ना? और कार्य का विभाजन जो आपने किया, उसमें भी इसी के आधार पर आपको सहायता मिलेगी। तो आचार्यों के लिए जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनके लिए इसको देख करके शीघ्र ग्राह्य हो जाता है, जो आप समझाते हैं। वो बहुत तत्परता पूर्वक और शीघ्र समझ पाते हैं। तो इसी तरह की व्यवस्था बनवाई जाए। आप स्वयं लेकर के भी जाएँ, टैक्स आपके पास में होना चाहिए, प्रशिक्षण का आप लेकर के जाएँ। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि ये प्रशिक्षण के साथ-साथ में ये तो कालखंड वाला हो गया, जो कि वहाँ लगाया जाएगा, और प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक को ये पेज नंबर 53 इसमें दिया हुआ है। पेज नंबर 53 में आपके प्रशिक्षण शिविर से संबंधित फ्लेक्स है, जिस बालक पालक आचार्य का त्रिकोण दिया है, और यहाँ अनुयास के क्रम में जो 10 पॉइंट दिए हुए हैं, उस 10 पॉइंट को भी वहाँ पर दिया गया है। तो आप बाल संस्कारशाला का एक सशक्त संचालन करने के लिए आगे जाकर के किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसे आप 10 मिनट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके पास समय की कमी हो तो। भली-भांति समझाने के लिए तो आपको आधे घंटे का समय कम से कम चाहिए। आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट भी हो सकता है। लेकिन यदि आपके पास ये फ्लेक्स है, तो आप खाना-पूर्ति नहीं करेंगे, कम समय होने के बाद भी ये बहुत आपके लिए सहयोगी साबित होगा। ये बात हुई। अब प्रशिक्षण को समझिए प्रारंभ करना है। आप सब अपना सामान लेकर के चले गए हैं, बैठ गए हैं, आपकी तैयारी हो गई और आपने सब तैयारी देख ली भली-भांति, और आरंभिक बातचीत भी आपने कर लिया, देख लिया कि कितने मिनट में कितने घंटे में हमें प्रशिक्षण तो सबसे पहले आचार्यों की उपस्थित आचार्य जो प्रशिक्षण लेने, उनकी मनोभूमि बनानी होती है। जब भली-भांति उनकी मनोभूमि बन जाती है, तो उनकी अर्थात भावी आचार्यों की
मनोभूमि बनने के पश्चात वो सही तरीके से ग्रहण करते हैं। तो पहले मनोभूमि बनना है, भावी आचार्यों की आवश्यकता और महत्व, बाल संस्कार शाला की क्या आवश्यकता है, उसका महत्व क्या है, वो बताएं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यकता और महत्व तो दिया हुआ है मार्गदर्शिका में। मार्गदर्शिका के पेज नंबर 4 से आरंभ करेंगे आप, तो आपको क्रमशः ये सारी बातें मिलती चली जाएंगी। आवश्यकता, महत्व है, उसकी पूर्व तैयारियां हैं, वगैरह वगैरह। तो ये बताने के लिए भी आपको शुरुआत में समय देखना पड़ेगा कि कितना समय है आपके पास में। वैसे 40-45 मिनट के समय में आवश्यकता उद्देश्य को बताया जाता है, लेकिन आपके पास समय कम है, तो सामने बैठे हुए लोगों के मनोभूमि बनाने के बाद भी सामने बैठे हुए लोगों को देखना होगा आपको कि किस वर्ग के हैं ये। क्या गायत्री परिवार से जुड़े हुए लोग बैठे हैं कार्यकर्ता? क्या बिल्कुल नवयुवा हैं जो गायत्री परिवार से संबंध नहीं रखते हैं, अन्य किसी भी वर्ग से हैं, गायत्री परिवार से नहीं है? क्या वो हैं? क्या युवा हैं? क्या विद्यार्थी वर्ग के लोग बैठे हैं? इन सारी बातों को उनका चेहरा देखना पड़ेगा आपको, उनसे प्रारंभिक बातें करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा ना, मनोभूमि बनाएं, तो आप आपस की बातें करेंगे, आप सबका स्वागत किया, अभिनंदन किया, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपको देख करके। आप में से कितने लोग विद्यार्थी हैं? अच्छा, आप विद्यार्थी हैं, अच्छा गायत्री परिवार के भी जरूर होंगे। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि वहां पर लगे कि अरे ये तो गायत्री परिवार वालों को ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को ढूंढते रहते हैं, ये नहीं लगना चाहिए। गायत्री परिवार के भी कुछ लोग हो सकते हैं। अच्छा, आप लोग हैं, तो आप लोगों में से तो आपने दीक्षा भी ली होगी, आप तो गायत्री परिवार गतिविधियों से वाकिफ भी होंगे, है ना? हाँ, अच्छी बात। अच्छा, कितने लोग पहले से बाल संस्कार शाला चलाते हैं? ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, इतने लोग चलाते हैं, हाथ उठाइए। अच्छा। आप आपके यहाँ बाल संस्कार शाला चलती थी, तो आप लोगों को तो बहुत सारी समस्याएं भी आई होंगी। अच्छा, समस्याएं भी आई, तो चलिए, समस्याएं क्या-क्या समस्याएं, आप रेडी रहिएगा, पूछेंगे तो बताइएगा। ओके, ठीक है। इस तरह से आरंभिक चर्चा वार्ता करके आप जायजा ले लीजिए कि किस वर्ग का व्यक्ति वहां बैठा हुआ है, क्योंकि हमारा वक्तव्य रटा रटाया नहीं रहेगा, नहीं रहता। जहां जैसे लोग बैठे रहते हैं, उस प्रकार के लोगों के सामने उस प्रकार की आपको सामग्री परोसनी पड़ेगी। जैसे युवा वर्ग के लोग बैठे हैं, आपको राष्ट्र निर्माण की बात वहां पर करनी है, आपको वहां पर एक सच्चे नागरिक की जिम्मेदारी क्या होती है ये बात करनी है, आपको भारत माता के सपूत होने की इस प्रकार की बातें करनी है, ताकि उनके मन में इस तरह की बात आए जिससे कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और सेवा करने के प्रति उनके मन में उमंग उठे। फिर उसी के साथ जोड़ करके, अच्छा गायत्री परिवार के लोग आए हैं, तो फिर वहां जोड़ दीजिए। आप लोग को तो पता ही है, ज्ञात है पहले ही, कि बाल संस्कार शाला हमारे सशस्त्र आंदोलन में, शिक्षा आंदोलन के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और ये अनिवार्य और आवश्यक है, और आप लोगों ने पहले सुना भी होगा। इस तरह से बातों को घुमाइए आप इधर से उधर, जो कि आपको संस्कारशाला की किताब में नहीं मिलेगी। ये जो मार्गदर्शिका आवश्यकता महत्व है, इसमें अलग प्रकार की, इसमें एक जनरल बात लिखी है कि संस्कार का क्या महत्व होता है, कहाँ-कहाँ से मिलते हैं संस्कार, ये आप उल्लेख कर सकते हैं उनके लिए, ये ज़रूर से उनके लिए लेंगे। लेकिन जैसा का तैसा एज़ इट इज़ उसको पढ़ना, उसको रट करके बोलना, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, नहीं, 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 नहीं। सभी नहीं होना चाहिए, कोई बाध्यता नहीं कि सब हो। सब होना चाहिए, लेकिन वही स्मार्टनेस है, जहाँ पर आप उसको संक्षिप्त भी कर सकते हैं। आप नई बातों को उसके साथ जोड़ेंगे आवश्यकता अनुसार, तब बात बनने वाली है। तो सबसे पहले आवश्यकता और महत्व को बताएँगे, जिसके आधार पर उनकी मनोभूमि बनेगी। उसमें बाल संस्कार शाला का संक्षिप्त आप विवरण उनको देंगे कि बाल संस्कार शाला के माध्यम से जो हमने ये कार्यक्रम रखा है, इसके माध्यम से हम नए नागरिकों को, नए श्रेष्ठ लोगों को गढ़ सकते हैं। और कैसे गढ़ सकते हैं? तो गढ़ सकते हैं तो ऐसे गढ़ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बाल संस्कार शाला का प्रशिक्षण किस प्रकार से भी होता है, इस प्रकार से। ऐसे करके आप उनको आगे बढ़ाएँगे। अब आपको पता है कि बाल संस्कार शाला में क्या संक्षिप्त विवरण देने का मतलब है कि उनको संक्षिप्त बताना है। 2 घंटे की केवल क्लास होती है, संडे के संडे का, और इसकी पूर्व तैयारी कैसे करते हैं? तो इस प्रकार से करते हैं पूर्व तैयारी। अब आप पूर्व तैयारी के क्रम में जो है देख लीजिए कि किस आयु वर्ग के बच्चे होते हैं, कौन-सा स्थान का चयन होता है, आचार्यों का चयन किया जाता है, किन बातों का आरंभ में ध्यान रखा जाता है, आपके पास कौन-कौन सी सामग्री होनी चाहिए जिसके आधार पर आप बाल संस्कार शाला का सफल संचालन कर पाएँगे। सामग्री में अमुक, 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 अमुक है। आपकी प्रस्तुति ऐसी होनी चाहिए कि उनको ये बोझ ना लगे कि अरे बाप रे! इतना बड़ा, इतना इतना ना, ये नहीं लगना चाहिए। प्रस्तुतिकर्ता के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि सामने वाले ने उसको क्या समझा। वो उसके महत्व को समझे, वो अनिवार्य समझे उसको कि करना ही करना ज़रूरी है, नहीं तो पूरा देश डूब जाएगा। हमारा घर डूब जाएगा, हमारा मोहल्ला, गाँव, नगर डूब जाएगा, क्योंकि संस्कार है तो सब है। ये उनको भली-भाँति समझ में आना चाहिए, और तैयारियों के क्रम में जो आप उनको
सामग्री बताएंगे, साधन बताएंगे, उसकी प्रस्तुति भी इसी प्रकार से होनी चाहिए। तो ये हो गई बात। अब आपने बता दिया, उपलब्ध समय के अनुसार महत्व को, पूर्व तैयारी को आपने प्रस्तुत कर लिया, और आचार्यों की भूमिका और आचार्यों को किन अनुशासन का पालन करना होगा, ये भी आप उनको जरूर बताएंगे। संक्षिप्त में बताइए। अगर समय आपके पास कम है, पूरा नहीं बता पा रहे हैं, बोरिंग भी होता है, बहुत लंबा लंबा बोलना बहुत बोरिंग होता है। आप एक काम कर सकते हैं, मैंने कल भी इसका जिक्र किया, और मैंने ग्रुप में भी इसको प्रेषित किया था। आप लोगों में से कितने लोग उसको देख पाए मैं नहीं जानती। कि प्रांतीय व प्रकोष्ठ के यूट्यूब चैनल में जो प्लेलिस्ट है, जिसमें बाल संस्कार शाला संचालन का अलग से और बाल संस्कार शाला आचार्य प्रशिक्षण, इससे संबंधित जो प्लेलिस्ट में जो फाइल है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। उनको बताइए आचार्यों को, तुरंत मोबाइल निकलवाइए उसी समय। कितने लोग मोबाइल रखे, निकालिए बेटा, एक काम करिए, इसमें तुरंत आप लिखिए। ये प्रशिक्षण का हिस्सा है। ये आप लोग इस बात को समझिए, ये प्रशिक्षण का हिस्सा है और आवश्यक हिस्सा है। ये तुरंत निकलवाइए उनको, और उन्हें तुरंत सब्सक्राइब करवा दीजिए। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करवाइए। आप में से कोई अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ये तो हमारी बहुत बड़ी विडंबना, दुर्भाग्य है। आप तुरंत उसको सब्सक्राइब करिए और उसके प्लेलिस्ट में जाना सिखाइए उनको। और हमने तो लिंक भेजा है सीधा सीधा, आपको देखा होगा आप लोगों ने, देखिए उसको। आप ग्रुप में जाइए, लिंक देख लीजिए और लिंक से सीधे प्लेलिस्ट में हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तुरंत उनको ये सब करवाइए और उनको ये परिचित करवाइए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। उसमें आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो जिसमें आपको शिक्षण चाहिए, मतलब अभ्यास है, आप उसी को लिए और उससे संबंधित जानकारियों को ले लीजिए, अभ्यास को देखिए, करिए। ये आपको करवाना है। ये बहुत काम की चीज उनको मिल जाएगी। ठीक है। अब इसके पश्चात प्रशिक्षण की पद्धति पर आते हैं। पद्धति आप उनको बताएंगे कि तीसरा प्रकार है। आप 45 नंबर पेज मार्गदर्शिका का 45 और 46 नंबर पेज को भी देख करके इसको देख सकते हैं। तो उसमें दिया हुआ है 3 तरह से प्रशिक्षण की शैली होती है। उसमें तीसरी पद्धति जो है प्रशिक्षण की, जिसमें कि हम प्राइवेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो गलती क्या होती है। गलती ये होती है कि उनको हम तो भली भांति बता देते हैं कौन सा प्रशिक्षण चाहिए, हाँ प्रयोग करेंगे। अच्छा, तो आप लोग बन जाइए बालक और हम बन जाएंगे आचार्य। आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग बालक हैं, अब वो बालक हो गए। अब इधर होने वाला जो है वो क्या है, आचार्य। अब यहाँ से गलतियां क्या होती, देखिए, वो इतना डूब जाते हैं, स्वयं अपने आप को प्रशिक्षक जो है ना, वो आचार्य ही बना लेता है और उसमें डूब जाता है। अब इधर वाले भी डूब जाते हैं, वो बच्चे बन जाते हैं। और हमारा प्रशिक्षक जो है वो आचार्यों के योग्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको प्रस्तुत ना करके या उसको कमजोर करके केवल बच्चा पढ़ा करके आ जाते हैं। क्षमा कीजिएगा, आपने महसूस किया है कि नहीं किया है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे अनुभव में ये मैंने देखा है और बहुतायत में देखा है कि बच्चा पढ़ाने की प्रक्रिया होती है। आचार्यों को जो निर्देश दिया जाना चाहिए प्रत्येक कालखंड के अंत में, वो भी नहीं दिया जाता। बीच बीच में बारीकियों को नहीं समझाई जाती। जब आप कार्य विभाजन करते हैं तो स्पष्ट कार्य विभाजन ये होना चाहिए कि बच्चों के सामने प्रस्तुत करने का कार्य उनकी शैली में बातचीत करके एक अलग आचार्य करेगा, मतलब प्रशिक्षक करेगा, और आचार्यों के लायक बात करने का कार्य एक अलग चेहरा रहेगा, प्रशिक्षक अलग होगा उसका। और उनको समझा देंगे कि जब मैं बात करूंगी तो आपसे आचार्यों के रूप में बात करूंगी, निर्देश करूंगी, और जब ये दीदी करेंगी या भैया करेंगे आपसे बात, तो ये आपको बच्चा समझ करके आपसे बात करेंगे। तो आप स्पष्ट समझ जाइएगा कि आपके लायक बात कौन सी है और बच्चों के लायक बात कौन सी है। इन दोनों बिंदुओं को आप अच्छी तरह से समझेंगे तब आप कर सकेंगे। ये आपको अपने प्रशिक्षण में आचार्यों को हिदायत देनी है। और कार्य विभाजन करते समय कार्य विभाजन इस प्रकार से भी आपको कर लेना है। मैं समझती हूँ कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे निश्चित रूप से। आगे मैं उस क्रम में और इसको स्पष्ट कर दूंगी। तो ये पद्धति आपने जान लिया। अब यहाँ पर जो त्रुटि है उसको भी आपने समझ लिया। अब यहीं पर क्या करना है आपको, किताबों के संबंध में उनको जानकारी दे देनी है कि भाई ये किताब है, इस किताब के आधार पर प्रशिक्षण हो रहा है। ये किताब है, इस किताब के आधार पर, मार्गदर्शिका के आधार पर प्रशिक्षण हो रहा है। इसके अमुक अमुक पेज में अमुक अमुक चीजें हैं
और अमुक अमुक चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ध्यान रखना है, ये आप उन्हें बताएंगे ताकि उन्हें किताब नया ना लगे। यहाँ पर एक बात ये भी है कि किताब आपके पास में उपलब्ध होना चाहिए। जब आप जाएंगे तो क्या क्या लेके जाएंगे? प्रशिक्षक प्रशिक्षण में जाएंगे तो ये किताब मार्गदर्शिका लेकर के जाएंगे, अपने लिए देखने के लिए तो ले जाएंगे, प्रशिक्षक प्रशिक्षण देने के लिए आचार्यों को देने के लिए भी ले जाएंगे। लगभग लगभग एक अंदाज लगा लीजिएगा, 10 ले जाना है, 15 ले जाना है, 20 ले जाना है, 2 4 6 ले जाना है, जितना भी ले जाना है उसको पहले से ही व्यवस्था बनवाइए आयोजकों को बोल करके। आपको ये ध्यान रहे। एक दूसरी बात, आप अपने लिए जो सामान तैयार करते हैं उसमें आपके पास ब्लैक बोर्ड, चॉक डस्टर होना चाहिए। आयोजक से कह दीजिए इसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी। और बहुत महत्वपूर्ण बात, एक किट बॉक्स हमारा किट होता है, इस बॉक्स में सब प्रकार की प्रयोग सामग्री होती है। चाकू है, पिन है, आपका मोमबत्ती है, टॉर्च है, या अन्य जो कुछ भी सामग्री, आप समझ रहे हैं इस बात को, वो एक बॉक्स होना चाहिए। हमारे अधिकांश जो प्रयोगकर्ता जो होते हैं या प्रशिक्षण देने वाले होते हैं, उनके पास इसका कोई इंतजाम नहीं होता। मैंने ये देखा है। इस प्रकार की चीजें आप कहाँ से लाएंगे? हबड़ तबड़ करके यहाँ जाएंगे, वहां इसको मांगेंगे, नहीं है, अरे छोड़ो ये नहीं है, अब दूसरा को कर देते, कुछ और है क्या, उसको कर देते हैं। मतलब ये जो आपने पहले से इसकी व्यवस्था नहीं बनाई तो काम चला हो जाता है। ये देखिए, ये इतना बड़ा ये बॉक्स है, इस बॉक्स में सब ये पिटारा है, ये इसमें सारा जादू के पिटारे की तरह से ये रखा हुआ है। आप प्रशिक्षक हैं, कुशल प्रशिक्षक हैं, आपके पास ये सामग्री होनी चाहिए। इसलिए भी होनी चाहिए कि क्योंकि आपको अभ्यास करना है। आपको पूरे 18 नहीं 28 प्रयोग आपको आने चाहिए। जो बाल संस्कारशाला में जितने भी हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रायोगिक शिक्षण, स्वस्थ रहने की और जीवन जीने की कला, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। कब आएगी? जब आप इन सामग्रियों को रखेंगे और जब प्रशिक्षण देने जाएंगे तो फट से उठाया उसमें से काम की चीजों को और निकाल करके आप ले गए। किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना है प्रशिक्षक को। तो ये ध्यान रखने की बात है। और बच्चों को भी बताएंगे आप, देखो इतना सारा सामान होता है। होता क्या, प्रशिक्षण करता जिन चीजों का प्रयोग करता है, मतलब प्रयोग द्वारा समझाता है, केवल उसी को दिखा दिया, ये टॉर्च है, मोमबत्ती है और ये माचिस, बस इतना। तो उसका तो उसने देख लिया, लेकिन बाकी जो 25 प्रयोग और है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या होता है, उससे तो मालूम नहीं है। आप एक झलक उनका दिखा दीजिए, बेटा देखो किताब में जितनी चीजें लिखी है सामग्री के रूप में इसमें लिख रखा हुआ है, हमने रखा है, आपको भी इसका इंतजाम करना पड़ेगा और ये बहुत रोचक हो जाता है। इस तरीके से करें, इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता। अब प्रायोगिक कक्षा आपकी आरंभ होती है, उसमें आप पूरे 2 घंटे का प्रयोग उनको प्रयोग करके बताएंगे। तो इसके लिए ये जो 45 और 46 नंबर पेज है, मेरे हाथ में है, ये आपके हाथ में भी होगा, ये होना चाहिए। उसी के आधार पर आपको ये आगे बढ़ना है। तो 45 नंबर पेज का तो मैंने नहीं लिया, ये बातों में सब निकल गया। अब 46 नंबर आप पेज में जब आएंगे तो ऊपर से आप चलेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आप आगे चलिए। क्या लगभग 4 कालखंड में प्रायोगिक क्रम पूर्ण होता है। आपके पास जितना समय उसका तो इस तरीके से आपने समय का विभाजन करना होगा आपको। अगर खेल खिलाना है तो खेल सबसे अंत में करिए, खेल खिलाएंगे और उसके पश्चात फिर समापन करके छुट्टी। सारी प्रक्रिया खत्म हो जाने के बाद में खेल खिलाएंगे। खेल खिलाने के बाद यहाँ तक कि हो सकता है समय कम हो तो आप उनको जो समय दान का संकल्प पत्र है वही भरवा लीजिए पहले से, क्योंकि दिमाग बिखर जाता है। खेल अंत में कराइए। 1 कालखंड से 4 कालखंड तक जितने प्रायोगिक शिक्षण हैं, आरंभ करने से पहले कार्यकर्ता मार्गदर्शिका बच्चों को दे दीजिए। एक एक बच्चे को एक देने की आवश्यकता नहीं है। एक संस्कारशाला का केंद्र जो खोलेंगे, 2-3 मिला करके एक साथ उनको बिठा दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा एक खोलेगा और एक ही आया है तो 2-3 को एक साथ बिठा दीजिए, एक आइडिया के लिए। उनके नजर में किताब से उसका परिचय हो जाए, उन्हें नया ना लगे। नहीं तो समझ में नहीं आता कि किताब को कहाँ से खोले, क्या करें, कहाँ बंद करें, बिना किताब के सब हो जाता है और बाद में बच्चे अब परेशान होता है। और परेशान क्या होना है, उसका कॉन्फिडेंस लूज रहता है, वो कर नहीं पाता है काम। ये जरूरी। तो ये हो गई बात। अब शुरू होता है
प्रार्थना से आप शुरू करते हैं प्रायोगिक प्रशिक्षण कालखंड, प्रथम कालखंड। अब प्रथम कालखंड में क्या होगा? अब जो लिखा है उसको तो आप प्रयोग करके बताते हैं, लेकिन उसमें जो निर्देश शुरुआत में दिया गया है उसको भी ध्यान रखिए, उस निर्देश के अनुसार ही प्रयोग कीजिए, तब बात बनेगी। निर्देश के अनुसार प्रयोग करिए, और जैसे ही कालखंड एक समाप्त हुआ तो कालखंड एक के समाप्त हो जाने के पश्चात देखिए इसमें बिंदु नंबर 3 है कि प्रत्येक सप्ताह की कक्षा में कालखंड एक यथावत ही रहेगा, और बालकों को प्रतिदिन घर पर प्रातः जप वंदना, कर दर्शन, धरती माता को प्रणाम करते हुए प्रेरणा देंगे। इस क्रम को गृह कार्य में सम्मिलित करेंगे। जप ध्यान हेतु निर्देशन देते समय प्रशिक्षक मधुरता युक्त स्वर में बोले। ये जितने भी हैं ऊपर से नीचे तक नंबर 1 2 3 मैं समझा पा रही हूँ आपको। देखें ये सबको आप इन बिंदुओं को, प्रशिक्षक निम्न बिंदुओं को विशेष रूप से निर्देशित करें। ये जो लिखा है ये आचार्यों के लिए है, ये बच्चों के लिए नहीं है, और ये निर्देश नहीं दिया जाता, इसीलिए आचार्य तैयार नहीं हो पाते तरीके से। ये निर्देश देने का एक बात। दूसरी बात, एक और बात है कि जब भी हम जैसे शुरुआत आपने किया, हाँ बच्चों चलिए प्रार्थना करेंगे, अब सीधा सीधा प्रार्थना बोलना शुरू हो गया। चलिए अब बैठ जाइए, प्रार्थना हो गई, अब वंदना करेंगे। अब लगातार वंदना बोला, और वंदना के पश्चात हाँ वंदना हो गई। अब हमारा द्वितीय कालखंड शुरू होता है, प्रथम कालखंड खत्म होता है। अरे भाई बच्चे को क्या लेना देना द्वितीय कालखंड से प्रथम कालखंड से? आचार्यों को स्पष्ट करिए कि आपको ये जिक्र नहीं करना बच्चों के सामने, ये हमारे लिए है कि प्रथम खंड खत्म हो गया, अब द्वितीय में आते हैं, तो आचार्यों के लिए तो हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के सामने आचार्य को नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ रही, समझा पा रही हूँ? तो आप लोग हाथ उठा करके थोड़ा सा बताइएगा कि सब ठीक है। जी धन्यवाद। अब इसके साथ साथ ये जैसे हो गया तो सारी बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए उनकी। अब ये होमवर्क में जाएगा, ये हो गया। अब प्रायोगिक शिक्षण कालखंड द्वितीय आता है। मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगी, कुछ हेरफेर हुआ है, जो ये पुराना हो गया हमारा, पहले का है। कालखंड द्वितीय और कालखंड तृतीय, इन दोनों में आप देखेंगे द्वितीय में स्वस्थ रहने की कला है और तृतीय में स्वस्थ जीवन जीने की कला है। ठीक है, दोनों में अलग अलग प्रयोग है। आमतौर पर प्रशिक्षण देने वाला हम सब जो लोग होते हैं वो कहते हैं इसमें एक प्रयोग करना है, दूसरे ये प्रयोग करना, मतलब एक सप्ताह में 2-2 प्रयोग हो जाते हैं। अब इसमें कुछ सुधार किया जा रहा है, आवश्यकता है इस बात की। प्रत्येक सप्ताह केवल एक प्रयोग करें। वैसे भी स्वस्थ रहने की कला, जीवन जीने की कला दोनों समान होते हैं। जीवन जीने की कला ही है, स्वस्थ रहने की कला भी जीवन जीने में ही आता है, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं। हाँ ये है कि स्वास्थ्य से संबंधित जितने प्रयोग हैं उसको स्वस्थ रहने की कला में डाल दिया गया है, बस इतना ही अंतर है। तो आप अल्टरनेट एक बार स्वस्थ रहने की कला ले लीजिए एक सप्ताह, दूसरे सप्ताह जीवन जीने की कला ले लीजिए। दोनों अलग अलग हैं, बच्चों को स्पष्ट बताइए, आचार्यों को स्पष्ट बताइए कि दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है। तो एक सप्ताह में केवल एक ही प्रयोग करना है, दोनों में से एक को चयन कर लीजिए। इसी आधार पर अभी वर्तमान में जो किताब अपनी मार्गदर्शिका छपने के लिए गई है, ये पुराना समाप्त हो गया है, तो जो मार्गदर्शिका आपको भी मिलेगी उसमें संशोधित हुआ है, सब संशोधन हो गया है, जो आवश्यक चीजें संशोधित हो गई है। उसमें जो फ्लेक्स का नमूना है, डिजाइन है, वो भी संशोधित हो गया, इसी आधार पर संशोधित हुआ है जो अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो अब प्रशिक्षण का कालखंड जो द्वितीय है उसमें प्रति सप्ताह केवल एक सदवाक्य दोहे लेना है, आदि आदि बातें ये सब जो है ये आप कराएंगे। द्वितीय कालखंड में छोटा दृष्टांत किसके साथ जोड़ेंगे? ये दोहे या सूक्ति जो सदवाक्य मनन चिंतन कराते हैं उसके साथ में भली भांति उसको जोड़ करके अच्छे से बच्चों को हृदयंगम कराना ये करेंगे। अब इसमें क्या होता है देखिए, प्रस्तुत करते समय इसके क्रम को ध्यान नहीं रखा जाता कि किस क्रम से कराना है। कोई तो होता है एकदम इतना ज्यादा समय लगा लगा करके हंस हंस करके 2-2 3-3 बच्चों को खड़े करा करके अब आप बोलिए, अब आप बोलिए, अब आप अर्थ समझाइए, अर्थ समझाइए। आप देखेंगे 6 मिनट नहीं, वो तो 10 मिनट चला जाता है। ये नहीं करना है। तो कैसे करना है? कैसे करना है? आप कालखंड 2 को निकाल के देखिए, उसमें क्या निर्देश दिया है। उसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि पहले मन ही मन बच्चों को पढ़वाइए, फिर एक को खड़े करा करके बोलवाइए, और फिर एक को आप उनका अर्थ बताने के लिए करवाइए, और ताली बजवाइए, प्रशंसा कीजिए, और अंत में आप स्वयं भली भांति उसको विस्तार से समझाइए। और समझाने का तरीका भी दिया। और ज्यादा है आप यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में जा करके निकाल करके देख लीजिए। आपको कोई, मान लीजिए कोई इसमें शंका होती है, कोई डाउट है, आप उसे क्लियर कर लीजिए। लेकिन जो तरीका है उस तरीके को आप करेंगे तो आपके द्वारा
खुलवाए जाने वाले बाल संस्कार शाला में और प्रशिक्षित होने वाले आचार्यों में उसमें समानता रहेगी। इसको किताब को आधार बनाकर यदि आपने इसमें थोड़ा अध्ययन करके आपने मेहनत करके किया, तो सारे बाल संस्कार शाला में एक समानता रहेगी और आप जब नहीं जाएँगे तो आपके बदले में कोई दूसरा भी इसी तरह से काम कर सकता है, कि आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो जो निर्देशित किया गया है मार्गदर्शिका में, उस निर्देश के अनुसार आप उनको कहानी सुनाइए, उस प्रकार से सद्वाक्य मनन चिंतन कराइए, उस प्रकार से प्रयोग कराइए। उन निर्देशों को जो आचार्यों के लिए दिया गया है, आप पूरा आद्योपरांत पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। उसके अनुसार अभ्यास कीजिए, अपने को तैयार कीजिए प्रशिक्षक के रूप में। तो ये इसमें कोई दो मत की बात नहीं कि जो आचार्य आपसे प्रशिक्षित होगा, वो इतना मजबूत होगा, इतना सक्षम होगा, आपको दूसरी बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो पढ़ाने वाला आचार्य आप जब प्रशिक्षण देने के लिए कहीं जाएँगे तो आपका सर्वश्रेष्ठ सहयोगी बनकर के सामने आएगा। मेरा अनुभव ये भी कहता है, इसलिए मैं अपने अनुभव की बात को आपको बता रही हूँ। तो ये तरीका है, चाहे आप कालखंड 2 को समझाएँ, चाहे कालखंड 3 को समझाएँ, चाहे कालखंड 4 को समझाएँ। आप जो भी कालखंड को समझाएँ, ऊपर से नीचे तक इस तरीके से करें और संबंधित निर्देशों को अवश्य ही उनको बताएँ। इसमें निर्देश दिया गया है, उसका भली-भाँति अध्ययन, भली-भाँति उसका स्वाध्याय आप कर लीजिए, तैयार कर कोई बात ऐसी होती मान लीजिए, तो आप हमें भी बताइए, आप स्वयं समझिए कहीं पर डाउट है, कोई सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा है, तो बता सकते हैं। आगे अब चतुर्थ कालखंड में प्रायोगिक प्रशिक्षण, चतुर्थ कालखंड खेल का प्रशिक्षण जो है पूर्णतः प्रायोगिक हो, प्रयास किया जाए। लेकिन कहीं पर हमारी मजबूरी होती है, जगह ही नहीं है, समय ही नहीं है, क्या करें? या तो यूट्यूब चैनल का आप हवाला दे दीजिए और या तो फिर आपसे हो सके तो आप वहीं पर वीडियो दिखा दीजिए, मोबाइल में ही निकाल लीजिए, बताइए। बेटा ये देखो, इसमें इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स एक साथ दिया हुआ है। आप इसमें जाइए, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स देख लीजिए। यदि प्रोजेक्टर लेकर के आप गए हैं, कई लोग प्रोजेक्टर लेकर के भी जाते हैं प्रशिक्षण देने के लिए, मैं स्वयं जाती हूँ। तो आप उसके माध्यम से आप खेलों की झलकियाँ दिखा सकते हैं कि देखो आपको इसमें ये झलकियाँ मिलेंगी और आप इसको पूरी तरह से देख लेंगे तो सारे खेल आपको आ जाएँगे। ये बहुत अच्छा तरीका है। उसी प्रकार से योगाभ्यास अवश्य करवाना है। आपके पास कम समय है तो भी किसी एक बच्चे को बुला करके आप प्रशिक्षक को या तो आपके प्रशिक्षकों में से किसी एक को प्रज्ञा योग मालूम है, तो आप फटाक से 5 मिनट में प्रज्ञा योग 1 राउंड 2 राउंड उनको करके बता दीजिए। 2 ढाई मिनट में 3 मिनट में आसानी से एक प्रज्ञा योग हो सकता है। मतलब एक चक्र प्रज्ञा योग संपन्न होता है, निश्चित रूप से। गति योग बच्चों को नहीं करवा सकते, आचार्यों को आप नहीं करवा सकते, समय कम है। आप फटाफट ये गति योग हुआ, झलकी दिखा दी, ये प्रज्ञा योग हुआ, झलकी दिखा दी। अब आप इसको कहाँ से सीखेंगे, अभ्यास करेंगे? बेटा ये यूट्यूब चैनल है, आप इसमें से ले लीजिए भैया, ये खोल लीजिए और आप धीरे-धीरे इसका अभ्यास करिए और उनको बताइए कि ये जो किताब है मार्गदर्शिका, जो हमारी शांतिकुल से छपी हुई मार्गदर्शिका है, प्रकाशित है, इसमें सचित्र दिया हुआ है। 16 पूरे आसन, उसके अलावा जो कुछ भी है इसमें सचित्र दिया हुआ है और ये मार्गदर्शिका होना भी आवश्यक है, ये भी भली-भांति इनको समझा दीजिए। इसके बिना कभी भी बाल संस्कार शाला का संचालन संभव नहीं होगा। जो पतली मार्गदर्शिका है, जो प्रशिक्षण के लिए भी मैं बार-बार आपको जो रेफरेंस दे रही हूँ, वो आचार्यों को गाइडलाइंस देने के लिए, हमें हमारे गाइडलाइंस के लिए है। लेकिन जब उनको पढ़ाना है तो कहानी है, खेल है, अन्य बातें हैं, ये विस्तार से चूँकि इस मोटी किताब में ही है, इसलिए इसका रहना ज़रूरी है। आचार्य के पास भी, सभी आचार्यों के पास उनको हिदायत दे दें। आवश्यक सामग्री में इसका ज़िक्र आता है और प्रशिक्षक के पास, प्रत्येक प्रशिक्षक के पास ये होना ही चाहिए। इसका भी अध्ययन करे प्रशिक्षक, ताकि उसके बारे में जानकारी उसको रहे पूरी तरह से। हमें जिस चीज़ की जानकारी रहती है, हम दूसरों को उसकी जानकारी भली-भांति करा सकते हैं। जिसके बारे में हमारी जानकारी नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस वहाँ पर लूज़ रहता है। हम सामने वाले को भली-भांति नहीं बता सकते और वो भी नहीं समझ सकता। जिसको हमने नहीं समझा है, वो नहीं समझ सकता। हमारी इस बातों को वो कभी भी हृदय में उतार नहीं पाएगा। इस बात को तो गाँठ बाँध करके रख लिया जाए प्रशिक्षण देने वालों का। तो ये बात हो गई। जयंती पर बच्चे का जन्मदिन स्वयं ये होना जरूरी है और जयंती पर्व संदेश के लिए प्रत्येक आचार्य कैलेंडर बनाएगा। यदि आप ये महसूस करते हैं कि आचार्य नए हैं, नहीं कर पाएंगे, आप इसका फोटो खींच दीजिए, इस पेज का, इसमें कैलेंडर दिया हुआ है, आप उसको व्हाट्सएप में डाल दीजिए, व्यक्तिगत रूप से उनके फोन में दे दीजिए, आयोजकों को भी दे दीजिए, आप पर्यवेक्षकों को भी दे दीजिए। हो गई बात खत्म। ये मनाना आवश्यक है। इसके साथ स्थानीय स्तर पर कुछ और होगा तो आप देख लीजिए, जोड़ लीजिए, अन्यथा ये मनाना तो आवश्यक है, आवश्यक है।
ये बता दीजिए उनको। इनसे संबंधित फोटो, इनसे संबंधित सामग्री इत्यादि इत्यादि वो तब जुटाएंगे इसके लिए। जिस दिन जो पर्व त्योहार होगी, जयंती होगी, उसके प्रति सतर्क जागरूक रह पाएंगे। अन्यथा फ्लेक्स में दिखा देने से पर्व मनाना है, त्योहार मनाना है, उनको क्लियर नहीं हो पाता, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो आत्मविश्वास जाग नहीं पाता। तो ये हो गई बातें किसकी, 2 घंटे की 2 घंटे की क्लास को कैसे लिया जाए, आपने उनको प्रयोग करके बता दिया, दिखा दिया। अब इसके पश्चात अंत में बाल संस्कार शाला को सफलतापूर्वक संचालित करने के सूत्र, ये जो सूत्र हैं वो आते हैं। इन सूत्रों का इनके बारे में जानकारी उनको देना अत्यंत आवश्यक है। प्रयोगिक कक्षा जैसी खत्म होगी, सफल संचालन के सूत्र, एक विषय ये रहेगा आपका जो पेज नंबर 10 में आएगा, जो आपका ये मार्गदर्शिका है, मार्गदर्शिका के पेज नंबर 10 में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा सफल संचालन के सूत्र क्या हैं, विस्तार से आप देखेंगे। ये हो गया। अब ये होने के बाद में साथ में आप बताएंगे उनको कि जब भी आपकी क्लास समाप्त होगी तो क्लास समाप्त होने के बाद में आपको बच्चों को गृह कार्य देना है। गृह कार्य में क्या देंगे वो भी लिखा हुआ है, देखिए। सावधानियों के बारे में आचार्यों को बताएंगे कि पढ़ाते समय क्या सावधानियां बरतनी, क्या तैयारी आपकी होनी चाहिए, क्या लेकर के जाना है, इस प्रकार से। और आप भी सावधानियों को देखें कि एज ए प्रशिक्षक जब आप जाएंगे तब आपको कौन सी सावधानी बरतनी है, हमसे क्या सावधानी में चूक हो जाती है, हमसे क्या त्रुटियां रह जाती है, उन त्रुटियों से हम कैसे बचेंगे, इन सबको भी हमें ध्यान रखना है। ये बिंदु जो है जो आचार्यों के लिए है, वही बिंदु हमारे लिए है। हम अपनी त्रुटियों को, अपनी कमियों को, सावधानियों को ध्यान रखें और उसको पूरा करें, और आचार्यों के लिए जो सावधानियां हैं, कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उससे उनको वाकिफ कराएं और उनको नोट कराएं, नोटिस हो जाएगी तो ये अच्छा रहेगा। फिर से बोलूंगी, यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट की इसकी जानकारी आप सबसे पहले रखिए और उनको दीजिए, फोन से बात कर लीजिए, देख लीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, इस प्रकार से। तो इस तरीके से बहनों भाइयों, निवेदन यही है कि जब हम स्पॉट में इस प्रकार की जानकारी इनको देते हैं, व्हाट्सएप में जानकारी दे देते हैं, आज तक देखा जाता है आजकल कि यही ज्यादा हो रहा है, शैली यही हो गई है, इसलिए ये आवश्यकता है। ये हो गई बात। अब संस्कारशाला का प्रशिक्षण समाप्त हो गया, 2 घंटे क्लास कैसे होनी है समाप्त हो गई, है ना। अब इसके पश्चात आप आचार्यों को भावनात्मक प्रेरणा देंगे, थोड़ी सी बैठे जो सामने प्रशिक्षण लेने के लिए, कि संस्कारशाला कितना आवश्यक है आज की डेट में, और आप जो करेंगे आपको क्या मिलेगा। आपकी प्रतिभा जो है वो और बढ़ेगी, है ना। और आप में बहुत सारी प्रतिभा ऐसी होती है जो कि जब हम दूसरों पब्लिक डीलिंग करते हैं, दूसरों के सामने जाते हैं, तभी वो परिष्कृत होती है। अकेले के लिए रह करके व्यक्ति कितना भी डिग्री वाला हो जाता है, अकेले रहता है, प्रयोग में नहीं उतरता, तो प्रैक्टिकल नहीं होने के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक अनुभव उसको नहीं रहता और बहुत सारी कमियां रह जाती है। तो आपको फायदा ज्यादा होगा, कहने का मतलब कि आचार्यों को फायदा ज्यादा होगा, पढ़ाने वालों को, और जिन बच्चों को बाल संस्कार शाला में पढ़ाया जाना है उनको फायदा तो बाद में होगा। मेहंदी का पत्ता पीसने वाले को जिस प्रकार से पहले उनके हाथ रंग जाते हैं, वैसे ही इस सेवा में लगने पर आप पहले संस्कारित होंगे, आपकी प्रतिभा पहले निखरेगी और आपको लाभ ज्यादा होगा, उनको 10% होगा और आपको 50% होगा। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर उनको प्रेरित करना है। मिशन के लोग जुड़े हैं तो मिशन का हवाला दे करके, गुरुजी माता जी का हवाला दे करके, राष्ट्र धर्म का हवाला दीजिए, युवा हैं तो उनको उनके प्रतिभा का हवाला दीजिए, राष्ट्र के अच्छे नागरिक होने का हवाला दीजिए, सेवा का हवाला दीजिए। सेवा का हवाला कैसे देंगे कि हमने समाज से बहुत कुछ पाया है, हमारा सारा जीवन, हमारी एक एक सांस समाज की देन है, और तब तक ही हम चल पाएंगे जब तक उनसे लेंगे पाएंगे। क्या हम केवल लेते रहेंगे? देना हमारा फर्ज नहीं है। और आप विद्यार्थी वर्ग के हैं तो आप, समय की कमी आपके पास रहती है, इसलिए इससे बेहतर सेवा का काम नहीं हो सकता। आप सप्ताह में केवल एक दिन 3 घंटा निकालिए, 2 घंटे की क्लास और आधे आधे घंटे के लिए आने जाने का या तैयारी करने का, ये सब हो जाता है। और जो बाकी आप अपना अध्ययन करते हैं उसी के साथ ही इसको जोड़ करके आप बहुत आसानी से बाल संस्कार शाला को परिवार के लोग इस मामले में तो बहुत माहिर हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हर जगह बिना उनको जांचे परखे देखे, हर जगह केवल और केवल गायत्री माता और गुरुजी माता जी, हमारा मिशन, इस प्रकार की बातें बोलने से पहले आप देख लें कि आपका ऑडियंस कैसा है, किस वर्ग से जुड़ा हुआ है, किस वर्ग का है। क्योंकि हम लोग तो स्कूल में टीचर्स के बीच में भी जाते हैं जिनका मिशन से कोई लेना देना नहीं होता।
तो अनेक वर्ग के लोग होते हैं, उनकी मानसिकता अलग अलग होती है, उनकी मानसिकता के अनुसार ही उनको उपसंहार में उनको प्रेरणा देनी है। जैसे कि आवश्यकता महत्व के समय में अलर्ट रहने की जरूरत थी, वैसी अभी भी इस समय भी अपनी सतर्कता पूर्वक उनको उद्बोधन करना है। ये होता है। इसी के साथ में उनको आप समयदान का संकल्प पत्र देते हैं। समयदान का संकल्प पत्र भी आप लेकर के जाएंगे अपने साथ, पहले से फोटोकॉपी करा करके रखेंगे। वहां किसी को फोटोकॉपी कराने के लिए नहीं बोलना है, आपको करा के लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। आप 1 पेज निकलवाएंगे, उसमें 2 निकलेगा, कितनी बाल संस्कारशाला खुलेगी? अगर ज्यादा है वहां का सक्षम व्यक्ति कोई आयोजक, तो आप पूर्व में दे दीजिए सूचना, निकलवा भी सकते हैं। यदि अपने बीच का कोई है तो फिर ये आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, ये हो जाएगा। अब ये हो गया। इसी के साथ साथ पर्यवेक्षक की आवश्यकता होती है, ये अत्यंत आवश्यक है। पर्यवेक्षक नियुक्त करना जरूरी है वहां से निकलने के बाद, निकलने के पहले सॉरी। जब आयोजनकर्ता से आपकी बात होगी शुरुआत में, तो सभी प्रशिक्षकों का दायित्व होता है कि आयोजन की व्यवस्था में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप बताएंगे, उनमें किताबें बताएंगे, मार्गदर्शिका बताएंगे। साथ में उन्हें ये भी बताएंगे, 2 बातें बताएंगे कि प्रशिक्षण 2 चरणों में होता है भैया, एक बार में प्रशिक्षण पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1.5 दिन का प्रशिक्षण होता है, 2 दिन का प्रशिक्षण होता है। साल भर तक जो पढ़ाया जाना है, उसे हम 1 दिन 2 घंटा 3 घंटा में कंप्लीट किसी हाल में नहीं कर पाएंगे, 4 घंटे 5 घंटे में भी नहीं हो पाएगा। तो दूसरे चरण का प्रशिक्षण 1 महीने के पश्चात 1.5 महीने तक उसके भीतर हो जाना चाहिए। इसके लिए भी मनोभूमि बनानी होगी, अन्यथा ये चिन्ह पूजा जैसे हो जाएगा। एक और दूसरा, उन्हें प्रार्थना करिए उनको कि यदि आपके क्षेत्र में बाल संस्कारशाला नियमित रूप से और सही तरीके से चलनी है और अंत तक चलनी है सफलतापूर्वक, तो ये आवश्यकता है, इस चीज की आवश्यकता है कि जरूर अपने परिजनों में से, कार्यकर्ताओं में से या युवा कार्यकर्ताओं में से एक व्यक्ति बाल संस्कारशाला की विधा के लिए पूरा समर्पित हो, अर्थात खोलने से, खुलवाने से लेकर के अंत में उनका जो फरवरी मार्च के महीने में जब तक वो पूरा चलेगा और अगली बार फिर खुलवाने, इसमें उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जैसे शक्तिपीठों में अलग-अलग जो डिपार्टमेंट दे दिया जाता है कार्यकर्ताओं को, तो रचनात्मक कार्यों का भी डिपार्टमेंट होता है। अब आप लोग को जानकारी इसकी होगी ही, आप शक्तिपीठ वाले होंगे तो। और रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत एक विधा बाल संस्कारशाला है, जिसकी रिपोर्ट शांति कुंज से ही मांगी जाती है। तो उनको स्पष्ट बताइए कि ऐसी-ऐसी बात है और एक व्यक्ति का इसमें जुटना जरूरी है, तो एक पर्यवेक्षक होना जरूरी है। वो कार्यकर्ता भी हो सकता है पर्यवेक्षक, कोई बहन भी हो सकती है, या आचार्यों में से जिनका बहुत अनुभव है, पहले से चलाया हुआ है और जानकारी है, तो उसको भी हम पर्यवेक्षक के रूप में रख सकते हैं। लेकिन उसे प्रत्येक सप्ताह संस्कारशाला की जब चल रहा हो, उस समय उनको वहां विजिट करने की जरूरत पड़ती है। उसी समय पर उन्हें सभी ज्ञान होना चाहिए, किस स्थान पर कौन सी बाल संस्कारशाला कितने बजे से कितने बजे तक किसके द्वारा चलाई जा रही है। और पर्यवेक्षकों के लिए भी इसमें हमारी मार्गदर्शिका में जो उल्लेख है, उनका मार्गदर्शन भी है और पर्यवेक्षण करने के लिए एक फॉर्म भी है। उसकी फोटोकॉपी करके वो रख लेंगे, उसी के अनुसार अपना रजिस्टर भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह जाना है। और प्रत्येक बाल संस्कारशाला में हर समय तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन अलग अलग बाल संस्कारशाला में अलग अलग दिन जा सकते हैं। कम से कम महीने में 1 बार तो जाएं। इसके अनगिनत लाभ हैं और नहीं करने से कई कई प्रकार की हानियां हैं, जिसका उल्लेख कल हुआ था आचार्यों के साथ में, जब हम लोग कल प्रशिक्षण में बैठे थे। पर्याप्त बातें हुई। पर्यवेक्षक का नहीं होना बहुत सारी कमियों को लाता है और बहुत सारी गलतियां पैदा कर देता है। बाल संस्कारशाला असमय बंद हो जाते हैं, क्योंकि बाल संस्कारशाला चलाने वाले को भी एक मार्गदर्शन, समस्या का समाधान करने वाला कोई एक व्यक्ति चाहिए और उनको अपने एक तरह से प्रशंसा, प्रोत्साहन जैसी चीज जो होती है कि अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा, और कोई कमी हो रही है तो उसकी रिकवरी कैसे की जाए, इसके लिए जरूर इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। एक पर्यवेक्षक इसी के लिए होता है। तो पर्यवेक्षक के लिए पहले आयोजनकर्ता को बोल दें और वहां पर देखें, आप चौकन्ना नजर से देखें, आपकी दृष्टि में चौकन्नापन होना चाहिए। कौन किस तरह का व्यक्ति है, कौन कौन बैठा है, कार्यकर्ता कितने हैं, पुराने कितने हैं, नए कितने, कितने लोग बाल संस्कारशाला चला चुके हैं, मतलब जिन जो अनुभवी हैं, कौन बिल्कुल फ्रेश वाले हैं, कौन युवा वर्ग से है, कौन विद्यार्थी है, कौन व्यवसायी है, कौन कहाँ से आए, ये एक झलक में आपको ऑडियंस को देकर के पता चल जाना चाहिए। और पता चल जाता है, ये 10 मिनट का काम है मात्र। शुरुआत में बात करते करते ही आप देख लेंगे पर्यवेक्षक बनने लायक कौन है, ये भी आप देख लेंगे उस समय। नहीं है तो भी आपको समझ में आ जाएगी बात। तो आप आचार्यों में से किसी को नियुक्त करेंगे क्या, ये आप भली भांति उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हो गई बात। अब बात आती है प्रशिक्षण के तहत ही आपको बताना है आचार्यों को कि आचार्य डायरी भी भरी जाती है,
आचार्य गोष्ठी भी होती है, मतलब उनका रिफ्रेशर होता है। बच्चों को हम पिकनिक पर भी ले जाते हैं और कुछ समस्या होती तो समस्या का समाधान भी करते हैं, उनको और दक्ष बनाया जाता है। तो इसके लिए आप सब आचार्यों को हम 1 महीने बाद फिर बुलाएँगे। अभी तो इतनी बातें हो गई है कि आप 2 महीने क्लास चला सकते हैं। तो आप सभी बहनों-भाइयों से निवेदन है कि आप लोग पहले खोल लीजिए, ये आपको कहना है। ताकि पहले चरण में वो खुल जाए और खुलने के पश्चात 4 क्लास चला लें और तुरंत उसके पश्चात व्यूह रचना करके आप आयोजकों के दिमाग को खटखटाइए कि भैया 1 महीना से ज़्यादा हो गया आपकी बाल संस्कार शाला को खुले हुए और या खुला है कि नहीं और प्रथम प्रशिक्षण हुए हुए खुल गया होगा। तो उन चुनिंदा, चुने हुए, चयनित जिन्होंने खोल लिया है, उन आचार्यों को और उनके सहयोगियों को ही केवल लेकर के, चाहे उनकी संख्या 8-10 की ही क्यों ना हो और चाहे उनकी संख्या 20-25 और कितने की भी हो, उनको बुलाएं और उनके लिए रिफ्रेशर करेंगे, ये उनको बताना है। और विस्तार में नहीं जाना है इसमें, सीधे-सीधे हम बोलेंगे उनको कि आप लोग जब आएँगे अगली बार, तब इसको विस्तार से आपको समझाएँगे और संस्कारशाला खोल लेने के बाद आपकी बहुत सारी समस्याएँ पैदा हो गई होंगी। ये बच गया, ये छूट गया, इसको कैसे करें, क्या करें? तो वो सबका समाधान हम अगले चरण में करेंगे, द्वितीय चरण में। तो द्वितीय चरण की आवश्यकता को भली-भाँति आपको समझाना भी है। प्रशिक्षण के पश्चात अब अगली बात, तीसरा चरण। प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षक की कोई जिम्मेदारी है क्या? जी हाँ, उसकी भी जिम्मेदारी है। वैसे जिम्मेदारी तो नहीं है, आयोजक जिन्होंने किया है उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन यदि आस-पास के प्रशिक्षक हैं, अधिकतर ऐसे होता है, आस-पास के प्रशिक्षक होते हैं, तो उनकी प्रतिभा का लाभ मिल जाता है। क्या करेंगे? अब जो संकल्प पत्र भरवाया गया उसकी कॉपी क्या करेंगे? उस समय जब प्रशिक्षण हो रहा था, तो आप कलेक्ट करेंगे कॉपी को। उसमें मेरी बात समझा पा रही हूँ मैं? जो समयदानी संकल्प पत्र आपने भरवाया आचार्यों से, एक केंद्र में 2-3 मिलकर के भरेंगे, सहयोगी का भी उनका जिक्र रहेगा, उनका नाम नंबर रहेगा, अनुमानित तिथि बाल संस्कार शाला खोलने की, ये अनिवार्यतः उसमें लिखा जाएगा उनके द्वारा। ये चेक करके ही जमा करना है। उसके आधार पर वो खोल लेंगे। तो संकल्प पत्रों की जो कॉपी, मूल कॉपी है उसको आप छोड़ के आएँगे और आपके पास क्या रहेगा, आप नोट करके लाएँगे या तो फटाफट आप उसकी फ़ोटो खींच लीजिए। जितने भी संकल्प पत्र हैं उनकी फ़ोटो खींच लीजिए, अपने पास सुरक्षित रखिए। घर में आकर के उसको आप मेंटेन करिए। तो एक बात ये है, दूसरी बात अब ये क्या होगा ये, आयोजकों को आपने दे दिया है, अनुमानित तिथि उसमें लिखी हुई थी, आप उसी को रिमाइंड कराएँगे कि आपको इतने-इतने संकल्प पत्र जो सौंपा था हमने, वो खुल गया होगा। आप देखिए, अनुमानित तिथि के अनुसार। अब उसके बाद में आप स्वयं भी फ़ोन से पर्यवेक्षकों से बात करके, आयोजकों से बात करके और आचार्यों से ही बात करके जायज़ा लेते रहिए। और अब तो ये आप ज़रूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उनको जोड़ लीजिए, जो बाल संस्कार शाला का मुख्य रूप से है। अभी जब युवा शिविर हुआ था, तो एक युवा शिविर में जितने भी लड़के-लड़कियाँ थे, युवा वर्ग के थे, उन्होंने बाल संस्कार शाला खोलने के लिए प्रशिक्षण में संकल्प लिया, उनका एक ग्रुप बन गया है, युवाओं का ग्रुप बन गया है और वो अपनी सारी बातें उसमें शेयर करते हैं। कब खुला, क्या खुला, अभी वृक्षारोपण कर रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, अभी ये कमी रह गई है, हमारे यहाँ ये बाल संस्कार शाला अगले सप्ताह खुलेगी, खुल गई तो उसका फोटो भेज रहे हैं। इतना आनंद आता कि आप अपने आचार्यों को जिनको प्रशिक्षण दिया उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए, उनको आप लीड कीजिए, उनका नेतृत्व कीजिए। आप नेतृत्व नहीं कर सकते हैं तो अपने साथ-साथ किसी को और एडमिन करके जोड़ लीजिए जिनके ऊपर आपको विश्वास है और जो भली-भाँति उस काम को सहेज सकता है। ये कार्य अत्यंत आवश्यक है जो कि प्रशिक्षण के पश्चात करने की ज़रूरत पड़ती है। पर्यवेक्षकों को अपने विश्वास में लीजिए, ऐसा पर्यवेक्षक नियुक्त करिए जो इस काम को कर सके। तो यदि वो सटीक हो गया, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। बीच-बीच में उनसे आप बात कर लीजिए। इस प्रकार से ये यदि कम से कम समय का भी प्रशिक्षण हमारा होता है, तो भी हम वहाँ पर समझ लीजिए कि बाल संस्कार शाला को खुलवाने योग्य तो हम उनको योग्य बना कर के ही आते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, ग्रुप जो बनते हैं उसमें कभी-कभी ये देखने में आता है। अभी एक जगह मैं गई थी, वहाँ पर ये सब हुआ था अभी उसमें। अब आपने बाल संस्कार शाला के प्रशिक्षकों, मतलब इसका क्या कहना चाहिए, आचार्यों का ग्रुप बनाया, आप प्रशिक्षक उसमें जुड़ गए, आपने वहाँ के पर्यवेक्षक उसको भी जोड़ा, ठीक है। आपने और बड़े बुजुर्गों को भी जोड़ लिया बाय द वे। अब वो अपने मन से उसमें सब वो सूचनाएँ प्रसारित करना शुरू कर दिया। अब वो तो समझते हैं नहीं, अब क्या करेंगे? उनको ग्रुप में ना जोड़िए, जोड़ने से आप बचिए और ग्रुप को बनाने का अनुशासन ज़रूर उसमें प्रेषित करिए और जो जुड़े हुए हैं वो भी इधर-उधर की बातें ना करें, साथ ही विरोधाभास बातें ना करें। जैसे आपने
आप प्रशिक्षक हैं, आपने जो महत्वपूर्ण बात थी, आपने ग्रुप में उसको प्रेषित किया कि अमुक में ये जैसे कि वृक्षारोपण होने वाला है, आप वृक्षारोपण करने के लिए ये समय उपयुक्त है, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। किसी ने इसी में और डाल दिया, यहाँ पर ये पौधा मिल रहा है और आपको उसमें वो नर्सरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से ले सकते हैं और जाकर के सीधा सब उसको साज संभाल करिए। नहीं भाई, ऐसी विरोधी बातें वहाँ पर मत करिए। या ऐसा लगता है कि एक प्रशिक्षक जो है या एक परिजन जो है, दूसरों की बातों को काट तुरंत पता चलता है, किसकी क्या मानसिकता है, क्या मनोभूमि है, कौन क्या कहना चाहता है, कौन अपने आप को वो गोलमाल करना चाहता है, ये सब समझ में आता है सबको, क्योंकि सब बड़े हो गए हैं, पर्याप्त अनुभव रखते हैं, अपनी घर गृहस्थी संभालते हैं, अपनी उम्र के काफ़ी हद तक पड़ाव को पार कर चुके हैं, तो कोई ये ना समझे कि मेरी बात को कोई समझ नहीं पाता है। ये बहुत गंभीर बात है। तो किसी ग्रुप में हमें क्या बात करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसको भली-भाँति समझना चाहिए। यदि कुछ बातें सचमुच पूछने की नियत है, जानने की नियत है, आप व्यक्तिगत रूप से उनको मैसेज कीजिए, व्यक्तिगत रूप से फ़ोन कर लीजिए। किसी से व्यक्तिगत बात करके उसका आप क्लियर कर लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ग्रुप तो बना लेंगे, लेकिन ग्रुप का अनुशासन, ग्रुप से संबंधित जो कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसकी ओर हमारा ध्यान रहना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा वो क्या हो जाता है, आए थे हरि भजन को और ओटने लगे कपास, कुछ और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग हो रहा है, कुछ अपना वो भेजा, अब मना भी नहीं कर सकते, जोड़ ली तो कहीं बुरा मान जाएँगे और ग्रुप से निकाल तो बिल्कुल नहीं सकते और कोड़ में खाज हो जाएगा, अब क्या करें? ये इस प्रकार की बड़ी तकलीफ़ें रहती हैं, इसको ध्यान रखिए पहले से। तो इस तरीके से हमारा प्रशिक्षण का क्रम पूरा होता है। प्रशिक्षकों की ज़िम्मेदारी सबसे पहले तो ये कि अपने आप को दक्ष बनाएँ, क्योंकि समस्याएँ जो आती है ना, वो समस्याएँ यही हैं। हम अपने आप को दक्ष बनाने में टाइम नहीं निकालते, सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है। प्रशिक्षक बनने का तो शौक है, जाने का शौक है, मंच पे करने का शौक है और ज़रूरी भी है और करना भी है, नहीं करेंगे तो करेगा कौन? लेकिन उसके योग्य बनना तो पहली आवश्यकता है, उसके लिए पर्याप्त समय दीजिए। ये ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ रहती। तमाम मजबूरियों के बाद भी यदि हमने इस काम को प्रमुखतापूर्वक लिया है, तो हमें तो इसको केंद्र में रखना पड़ेगा, इसको फ़ोकस तो करना ही पड़ेगा अपने विषय पर। और विषय विशेषज्ञ के रूप में आप जा रहे हैं, विषय के जानकार आप हैं, तो सारा दारोमदार तो आपके ऊपर है। इसलिए ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और ये निश्चित है कि प्रशिक्षक एक साँचा होता है, मैं फिर से वही बात दोहराऊँगी। और आप चाहें तो निश्चित रूप से आप अपने एक व्यक्ति के जिले के एक व्यक्ति के संकल्प से, सहयोग से न जाने ये क्रम कहाँ से कहाँ चढ़ सकता है, बढ़ सकता है। तो मैं यही निवेदन करूँगी, सबके पास मार्गदर्शिका हो, सब अपने आप को दक्ष और कुशल बनाने के लिए अभी से अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए घर बैठे सोचें। आवश्यकता अनुसार इसका दूसरा चरण फिर से किया जाएगा, प्रशिक्षक वाला, ऑनलाइन, आपकी आवश्यकता अनुसार जैसा आप महसूस करेंगे उस प्रकार से। और मैं अपनी बात को अब समाप्त करूँगी। आप में से जिन बहनों-भाइयों को इसकी आवश्यकता महसूस होती है कि कुछ और बोला जाए, कुछ और पूछा जाए, तो आप बोल सकते हैं। मेरा विश्वास है कि हमारे सभी प्रशिक्षक अपनी ज़िम्मेदारियों को तो पहले ही समझते हैं, तभी हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और आप लोग स्वयं इसमें क्रियाशील हैं। बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, लेकिन और उत्तरोत्तर इसकी जो आवश्यकता है, उसको देखते हुए, हम में जो कमियाँ हैं छोटी-मोटी, उसको देखते हुए हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसमें हम जुटेंगे। मेरा इसमें पूरा विश्वास है दीदी। और आप सब बहनों-भाइयों को बहुत-बहुत साधुवाद, जुड़े उसके लिए और प्रणाम। आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। अपनी बात यहाँ समाप्त करूँगी। धन्यवाद। आइए, प्रश्नोत्तरी के क्रम में आएँ। या आप लोग को कुछ क्लियर हुआ, कुछ क्लियर नहीं हुआ, वो भी बताएँ। आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, ये भी बताएँ। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। इतने दिनों तक हम लोग प्रशिक्षक जाते भी रहे हैं, करते भी रहे हैं, काम करते भी रहे हैं और हमारे पास मार्गदर्शिका भी रहा है। साथ ही साथ हम अच्छा पढ़ा लिखा भी है सब के सब। लेकिन इतनी जो बारीकियां हैं, ये बारीकियों को आज तक हमने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है ये जानना बहुत आवश्यक था। अगर हमारे और कोई भाई बहन है जो इनको लगता है कि ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा आज की कक्षा
या अतिरिक्त कुछ और बात करना चाहते हैं तो निवेदन है दीदी भैया आप सबसे आप अपनी बात रख सकते हैं। आप सब कहते हैं तो कम से कम उत्साहवर्धन एक होता है कि हाँ हमारे भाई बहन को समझ में आया, ये ठीक रहा प्रशिक्षण, कम से कम ये समझ में आता है। तो पुनः निवेदन करूंगी कि आप जरूर अपना हाथ उठाएं और अपनी विचार रखें। जी 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 मैं संतुष्ट हूँ। हमारे बहन भाई लोग अपने मैसेज बॉक्स से भी अपना विचार लिख सकते हैं। वीना गुप्ता दीदी। जी दीदी। हाँ दीदी प्रणाम दीदी। बहनों भाइयों को मेरा प्रणाम। दीदी आज के प्रशिक्षण से बहुत